आज 8 मार्च है और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आतिफा काजी। अब क्योंकि आज का हमारा टॉपिक महिलाओं के मुद्दों से जुड़ा हुआ है और आज 8 मार्च भी है, तो इसलिए आज पहले इस दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक की बात करेंगे। ये दिवस आप सभी को पता है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साल 1917 में सोवियत रूस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और उसके बाद 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज ही के दिन को इस दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। इस डे को दुनिया भर में महिलाओं की अचीवमेंट्स को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में है, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। साथ साथ महिलाओं के अधिकारों के लिए अवेयरनेस भी फैलाई जाती है इस दिन के जरिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। तो दरअसल एक रिपोर्ट आई है हाल ही में जिसमें कहा गया है कि भारतीय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसने रिपोर्ट जारी की है, कौन सी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और अगर सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित नहीं है, कैसे सुरक्षित नहीं है और क्यों सुरक्षित नहीं है। तो इसे जानने के लिए पहले हम अपनी खबर देख लेते हैं और उसके बाद अपने इन सवालों के जवाब उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये रिपोर्ट पेश की है लोकल सर्कल्स ने। लोकल सर्कल्स एक कम्युनिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसने कई सारे मुद्दों पर फोकस करते हुए एक सर्वे किया और उसी के बेस पर यह रिपोर्ट जारी की है। और इसमें उसने जिन मुद्दों पर फोकस किया उसमें यही है कि जो भारतीय महिलाएं हैं वो उनके लिए पब्लिक प्लेसेस कितने ज़्यादा वल्नरेबल हैं या संवेदनशील हैं। तो इसीलिए जो भारतीय महिलाएं हैं वो पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित नहीं हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा इसमें जो फोकस किया गया वो ये भी किया गया है कि इंडिया में जो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो उसके लिए जब कंप्लेंट रजिस्टर होती है वो सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, और उस टाइम पर जब कंप्लेंट रजिस्टर होती है उस टाइम पर पुलिस की क्या प्रतिक्रिया रहती है, पुलिस का क्या रोल रहता है, और इन सभी को देखते हुए कितनी महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए एक्शंस लेती हैं अपराधियों के खिलाफ। तो ये सब इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब ये तो बात हो गई इसके आधार की। इसी खबर के आधार पर हम आगे टॉपिक्स पर बात करेंगे, आगे मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी लोग आईएएस या आईएएस के प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दृष्टि आईएएस के जीएस फाउंडेशन पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देता है। तो इसके लिए आप यहाँ दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 9311406442। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए और इस पर पूरी जानकारी ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। रिपोर्ट कि किन मुद्दों को फोकस करते हुए बनाई गई है ये हमने जान लिया, लेकिन रिपोर्ट में आखिर कहा क्या गया है, क्या बताया गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें बताया गया है कि करीब 29% भारतीय महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी ना कभी पब्लिक प्लेसेस पर छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न का सामना किया है। अब इस रिपोर्ट में जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें टॉप लोकेशंस भी बताए गए हैं, जैसे कि ट्रेन स्टेशंस हो गए या पब्लिक गैदरिंग्स हो गई, सड़कें वगैरह। ये सब ऐसी खास जगह, टॉप लोकेशंस हैं जहां पर महिलाओं को इस तरह के अपराधों का सामना करना पड़ता है। और फिर उनमें से जो महिलाएं इस तरीके के अपराधों का सामना करती हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जो इन अपराधों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराती। कितनी? 75% से भी ज़्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पुलिस में शिकायत दर्ज ही नहीं कराती हैं जो उनके खिलाफ अपराध होते हैं। सिर्फ 23% ही ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने खिलाफ हो रहे अपराधों के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज की। लेकिन इसके अलावा एक बात और भी है कि 15% महिलाएं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने चाहा कि वो अपने खिलाफ हो रहे अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस में शिकायत दर्ज कराए, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की। तो ये सब बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, जिसके आधार पर यह बताया गया है कि भारत में महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित नहीं हैं। और इस रिपोर्ट में इसके कारण भी बताए गए हैं। वो क्या कारण हैं, उन कारणों पर भी नजर डालते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही बताई गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की अनुपस्थिति, यानी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इस तरह के
अपराधों को डील करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का अवेलेबल ना होना भी एक बड़ा कारण है। साथ साथ पूरी तरीके से सही तरीके से जांच ना होना किसी भी मामले की, क्योंकि जब सही तरीके से जांच ही नहीं होगी तो मामला कैसे आगे बढ़ पाएगा, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाएगा। तो ये भी एक कारण बताया गया है रिपोर्ट के अंदर। प्रभावी सतर्कता की कमी, यानी कि जैसे हमने देखा कि 15% महिलाओं ने माना कि वो चाहती थी कि रिपोर्ट दर्ज कराए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। तो सही तरीके से, प्रभावी तरीके से सतर्कता या पुलिस की कहीं ना कहीं अक्षमता इसमें बताई गई है, इसका ये भी कारण बताया गया है इसमें। और इसके साथ साथ भारतीय समाज में जो परिवारों में पितृसत्तात्मक मानसिकता है, उसको भी यहाँ पॉइंट आउट किया गया है कि उसकी वजह से भी कई बार महिलाएं चाहते हुए भी घर वालों की वजह से अपने खिलाफ ऐसे अपराधों की रिपोर्ट करने में झिझकती हैं, हिचकती हैं, क्योंकि परिवार का जोर होता है कि महिलाओं अगर बाहर बात फैल गई कि इसके खिलाफ ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसे दुनिया में बदनामी का डर जो है वो उस तरीके की बात सामने आ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं कि जिन वजहों से महिलाएं अपने खिलाफ अपराधों के बारे में कहने से डरती हैं, रिपोर्ट कराने से डरती हैं, या इन वजहों से महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा अपराध होते हैं पब्लिक प्लेसेस पर। तो ये बात हुई इसके कारणों की। अब हम बात करते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये क्या है? ये 1986 में स्थापित किया गया था। इसे देश भर में जो अपराध हैं और अपराध और अपराधियों की जानकारी के लिए एक रिपोजिटरी यानी कि एक भंडारण के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ताकि वहां पर इन सभी की जानकारी, अपराधों की और अपराधियों की जानकारी वहां पर रह सके, उसका भंडारण किया जा सके। तो एनसीआरबी की 2018 के ये आंकड़े हैं, जिसमें कई बड़े शहरों पर जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको लेकर कई बड़े शहरों को शामिल करके ये रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें लखनऊ जो है वो टॉप पर रहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर। तो इसमें कई सारे जो पॉइंट्स थे, कई सारे पॉइंट्स के आधार पर ये बताया गया। तो इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बात की गई थी, जिसमें ये पहले नंबर पर था। इसके अलावा किडनैपिंग एंड एब्डक्शन की बात की थी। किडनैपिंग, एब्डक्शन फॉर मैरिज, रेप, इन सभी मुद्दों में ये कहीं ना कहीं आगे रहा। इन सभी मुद्दों को इसमें काउंट करते हुए जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं उनमें ये सभी बातें शामिल थी। तो इन सभी को आधार बनाते हुए इसमें लखनऊ को टॉप पर रखा गया था। लखनऊ टॉप पर आया था इसमें कि इसमें सबसे ज़्यादा, और इसी के आधार पर लखनऊ को महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ माना गया। अब इसकी 2019 की बात करते हैं। 2019 के आंकड़े जारी किए एनसीआरबी ने, जिसमें महिलाओं के खिलाफ रेप की जो घटनाएं थी वो किस जगह पर सबसे ज़्यादा रही, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहे इसके मामले। इसके अलावा और सारे, अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, और स्टेट वाइज अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा रेप के मामले जो पाए गए वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला में। तो इस तरीके से ये जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है वो 18-19 की जो हमने रिपोर्ट देखी है एनसीआरबी की, उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए। अब ये एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी, अब इसको देखते हुए हम संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि हमारे संविधान में किस तरीके के उपबंध किए गए हैं, किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं इन सभी से बचने के लिए। क्या कोई इस तरीके का प्रावधान है? तो सबसे पहला तो अनुच्छेद 14 की बात करेंगे, जो विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के सामने सभी समान हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो धर्म हो, लिंग हो, जाति हो, नस्ल हो, मूलवंश हो, जन्म स्थान हो, या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा राज्य। इसके अलावा अनुच्छेद 15(3) ये क्या कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो ये इसकी बात हुई। ये हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उसके तहत ये अनुच्छेद हैं। अब आगे बात करते हैं जो हमारे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनके अंदर अनुच्छेद 39 की बात करें
तो ये क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है कि सभी को समान न्याय दिया जाएगा और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 42, ये अगर कोई महिला या पुरुष जहां काम करते हैं तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का प्रबंध की बात की गई है। इसके अलावा प्रसूति सहायता के उपबंध की भी इसमें बात की गई है। अब हम एक और बात करते हैं, अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। ये क्या कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का विशेष ध्यान रखेगा और साथ साथ सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उन्हें संरक्षित रखेगा। यानी कि अगर न्याय पाने के लिए किसी को भी, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर है या कोई और डिसेबिलिटी है, उसके आधार पर उसे न्याय पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये है हमारे संविधान में जो उपबंध किए गए हैं। अब क्या सरकार ने कोई कदम उठाए हैं इन सबको दूर करने के लिए, इस तरीके की जो भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, तो उसकी बात करें तो अब बात करते हैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदम की। तो निर्भया फंड की बात करें, सबसे पहले 2012 की जो घटना हुई थी, बलात्कार की घटना, उसके बाद सरकार ने 2013 में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक फंड की स्थापना की थी जिसे हम कहते हैं निर्भया फंड। ये जो बलात्कार पीड़िता हैं उनको सहायता देने और उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसे बनाया गया था। इसके बाद आता है वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ये महिलाओं को, चाहे वो प्राइवेट प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो, यानी कि उनके खिलाफ कहीं पर भी हो रहे किसी भी तरह की हिंसा को के लिए उन्हें एक छत के नीचे एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट देता है और उसके लिए देश भर में इस तरह के वन स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं जिससे उनको इस तरीके की सहायता एक ही स्थान पर मिल सके उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को देखते हुए। इसके बाद बात करते हैं NDSO की, यानी नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स। ये NCRB इसे मेंटेन करता है। NCRB की हमने अभी बात की। ये जो भी यौन अपराधी हैं उनका एक नेशनल डेटाबेस है यौन अपराधियों का, उसके लिए ये एक नेशनल डेटाबेस है NDSO। इसके अलावा सरकार ने बलात्कार के प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 भी लागू किया है। तो ये तो बात हुई सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की, लेकिन जैसे रिपोर्ट में हमने देखा कि उसमें कुछ कारण भी बताए गए हैं कि क्या वजह है इन सब के पीछे कि महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ जो अपराध होते हैं या वो जो रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती हैं, क्या वजह है उन सब की, वो बताए। और उसके साथ साथ उसने कुछ उपाय भी बताए हैं कि क्या इन सबको, किन उपायों के जरिए इनको दूर किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम जान चुके हैं, अभी हमने आगे जाना। लेकिन तो ये 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये उस दिवस की थीम है। क्या थीम है? वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम रही। अब आप पहले प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर हम उन उपायों के बारे में बात करेंगे या वे फॉरवर्ड की बात करेंगे जो रिपोर्ट में भी बताए गए हैं। महिला सशक्तिकरण सिर्फ कानूनों के माध्यम से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न बहुत सीधा सा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सिर्फ कानूनों के माध्यम से नहीं बल्कि सुधार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। तो महिला सशक्तिकरण को सिर्फ कानूनों के जरिए नहीं हासिल किया जा सकता। ये हमने अभी पूरा क्लास में देखा कि कानून भी है, सरकार ने उसके लिए कई कदम भी उठाए हैं, उपाय भी किए हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट भी देखी, अभी ये हमने लोकल सर्कल्स की रिपोर्ट भी देखी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने लिंक्डइन की रिपोर्ट पर भी इन न्यूज़ में चर्चा की थी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो असमानता है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, आप वहां जाकर उस क्लास को पूरा देख सकते हैं। तो उसी को देखते हुए ये हमारा आज का प्रश्न है कि किस तरीके से जो महिला सशक्तिकरण है वो सिर्फ कानूनों के बल पे हासिल नहीं किया जा सकता है बल्कि सुधार के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। तो इस निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, हम रिपोर्ट के जो बात कर रहे थे कि उसमें भी जो उपाय बताए गए हैं यही है कि जो म्यूचुअल कॉन्सेंट है और इसके अलावा जो समानता है, जो महिला पुरुष समानता की जो हम बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, उसको लेकर स्कूली शिक्षा के जरिए बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सकती है।
जिससे बच्चे उसके बारे में शुरू से ही जान सके। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस हैं, बस स्टॉप्स हो गए, रेलवे स्टेशंस हो गए और भी बाकी जो सड़कें वगैरह हैं, इन सब पर सीसीटीवी कैमरास लगाकर इस तरीके के अपराधों को होने से रोका जा सकता है, अपराधों पर नज़र रखी जा सकती है इस तरीके से। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो जो पुलिस है, पुलिस बल है, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा प्रभावी करने की ज़रूरत है। तो इन सभी उपायों के ज़रिए देख सकते हैं कि अगर इस तरीके के उपाय किए जाते हैं तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं इस तरीके के अपराधों में हमें कमी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।